Hello everyone. Today we will discuss a viral disease that is AIDS. In this video, we will discuss about various symptoms, causes and the process by which it weakens our immune system. We will also discuss about its prevention and how can we maintain a healthy society and how can we care about the infected persons. So let's start with the AIDS. एड्स टॉपिक आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 1980s की ये वो डिजीज़ थी जिसकी वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ पर्सन्स की जो है वो इन्फेक्टेड हुए और उनकी डेथ हुई। उस टाइप जो है मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स से ये स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये सभी कंट्रीज में ये स्प्रेड होता गया। तो इसमें सबसे बड़ा इसका फर्टिलिटी फैक्टर इस वजह से था क्योंकि ये हमारे सबसे मेन सिस्टम को अफेक्ट करता है, दैट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ही सभी डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है और एड्स का जो वायरस है ये उसी सिस्टम को वीक कर देता है जो कि हमें डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में आपको डिस्क्राइब करूंगी द causative agent, its structure, how virus of AIDS enter into the cells of our immune system, how can it be prevented। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम एड्स से। एड्स की फुल फॉर्म की बात करें, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एड्स की फुल फॉर्म सभी को आती है एंड यहाँ पे हम उसके हर एक वर्ड का जो मीनिंग है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स की फुल फॉर्म की। सभी को पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी syndrome. What is the meaning of each word? That is, what is acquired, what is immuno, what is deficiency, and what is syndrome. First of all, what is acquired? We know that there are two types of diseases, acquired and inherited. Inherited, which are present since birth, that is known as acquired diseases. It means this is acquired after birth, it is not congenital. ये कोई हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, ये बर्थ के बाद ही एक्वायर होती है। बहुत रेयरेस्ट केसेस में होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर टू फीटस ये आगे ट्रांसफर हो जाए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ immunodeficiency? Immunodeficiency mean deficiency of immune system, mean immune system becomes weak. In this disease, the first effect of this virus, the virus of HIV, is on immune system. Now the last word, that is syndrome. Syndrome means group. Here group of symptoms appear in this disease. बहुत सारे symptoms जो है यहाँ पे appear होते हैं और इसकी वजह से, इस डिजीज की वजह से बहुत सारी अदर डिजीजेस भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो बर्थ के बाद एक्वायर की जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है और इसके रिजल्ट, आफ्टर रिजल्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारी डिजीजेज उस पर्सन को अफेक्ट करती हैं। अब फर्स्ट रिपोर्ट की हम बात करें, कब सबसे पहले फर्स्ट इसको कब रिपोर्ट किया गया था? इन 1981। It spread all over the world, killing more than 2.5 million persons. Millions of persons were killed at that time when it spread.
because of unawareness about that disease. Now, what is the causative agent of that disease? The causative agent of this disease is HIV or human immunodeficiency virus. This is human immunodeficiency virus. It is a virus which causes weakening of immune system or deficiency of immune system. तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको बहुत बार आती है, तो आपने याद रखना है. अब ये जो वायरस है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दैट वायरस? इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ वायरसेस विच इज नोन एज रिट्रोवायरसेस. जो HIV वायरस है, इट इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस विच आर नोन एज रिट्रोवायरसेस. अब ये रिट्रोवायरसेस क्या होते हैं? जिनका जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल इज RNA. देयर जेनेटिक मटेरियल इज RNA एंड सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, दीज वायरसेस हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म DNA ऑन RNA. नॉर्मली क्या होता है, हमारे में जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, दे फॉर्म RNA on DNA, that is known as transcription. But in these viruses they form DNA or RNA by a process that is known as रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसी की वजह से इनका नाम पड़ा है रेट्रोवायरसेस. नाउ हाउ एड्स अकर्स, किस किस तरह से एड्स जो है लोगों में होता है? तो बहुत सारे मीन्स हैं, तो यहाँ पे मेन आपको बताती हूँ. फर्स्ट इज सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर जो है सेक्सुअल कांटेक्ट होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ, तो वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है दूसरे हेल्दी पर्सन में भी स्प्रेड हो जाता है. नेक्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. अगर जो भी ब्लड जो है या ब्लड प्रोडक्ट्स जो है डोनेट किए जाते हैं, अगर उनमें प्रॉपर इंस्पेक्शन, प्रॉपर चेकिंग और प्रॉपर टेस्ट ना हो पाए, तो अगर कोई एड्स जो HIV पॉजिटिव पर्सन है, अगर वो ब्लड डोनेट कर देता है और वो ब्लड किसी और पर्सन को ट्रांसफ्यूजन के लिए दिया जाता है, तो इन दैट केस he will also be infected by AIDS. Now and the last, sharing infected needles. अब ये कहाँ पे होता है? नॉर्मली तो आप देखते हैं कि लोग जो है जो नीडल्स है वो शेयर नहीं करते हैं. जब भी हम कहीं पे इंजेक्शंस लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हर टाइम पे नई नीडल्स का यूज़ किया जाता है. तो ये कब होता है? जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि ड्रग अब्यूजिंग के टाइम पे वो शेयर करते हैं ड्रग्स की जो नीडल्स होती है, जो इंजेक्शन इंट्रावेनसली जो ली जाती हैं, तो उनमें वो क्या करते हैं, नीडल्स को शेयर करते हैं. तो इन दैट केस अगर कोई भी पर्सन एड्स से इन्फेक्टेड हो, तो बहुत सारे पर्सन्स में इसके स्प्रेड होने का खतरा बना रहता है. अब लास्ट वन इज इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स. ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स अब रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? मोस्टली दे आर रिक्वायर्ड इन सम हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, दैट इज थैलेसेमिक पर्सन्स. थैलेसीमिया, थैलेसीमिया is a disorder in which the amount of hemoglobin is formed in very less amount. In that person there is a requirement of regular blood transfusions, so they are more prone to these infections. उन्हें ये एड्स इस तरह का खतरा होने का चांस सबसे ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि उनके थ्रू आउट लाइफ जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट होती है. अब नेक्स्ट आ जाता है, हम देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद HIV और एड्स? देर इज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स, और हम जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन. मीन मैनिफेस्टेशन अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्फेक्शन का होना और उसके सिम्टम का अपीयर होना, इसमें बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, गैप है. तो कितना हो सकता है? इट मे बी
फ्यू मंथ्स या तो फ्यू मंथ्स से लेके मैनी ईयर्स तक भी हो सकता है जिस पर्सन को जो है एड्स हो उसको 5 या 10 साल बाद पता चले इन्फेक्शन के कि उसको वो HIV पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि जिस डिजीज में बहुत ही जल्दी सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं उसका क्योर भी उतना ही जल्दी किया जा सकता है, उसको ट्रीट भी उतनी ही जल्दी किया जा सकता है। लेकिन अगर जो ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज है ये बहुत टाइम ले लेती है तो उस टाइम पे वो इन्फेक्शन बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और है, लोगों में एड्स के लिए बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। अब ये जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले आपने याद रखना है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट एड्स इज स्प्रेड थ्रू हैंडशेक्स, टच एंड फूड शेयरिंग, बट दैट इज नॉट ट्रू। एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय हैंडशेक्स, टच एंड फूड शेयरिंग। एंड सेकंड, इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ये बात मेन है कि ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स से ही स्प्रेड होता है। तो इसी की वजह से सबसे बड़ा जो सोसाइटी में इम्बैलेंस आया था उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा की गई थी। जो इन्फेक्टेड पर्सन्स थे उनको सोसाइटी से अलग किया गया था ताकि ये औरों में स्प्रेड ना हो जाए। बट दैट वाज रॉन्ग बिकॉज दे शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, but we should be precautious about the fact that how this disease spread from one to another person. If we are aware of the method of mode of transmission, then we can टेक केयर ऑफ दैट पर्सन्स ऑल्सो। तो उनको जो है उनकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेल बींग के लिए हमें उनको सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना चाहिए, फैमिली से आइसोलेट नहीं करना चाहिए। हमें प्रिवेंशन वहाँ पे अपनाना चाहिए और हमें अवेयर रहना चाहिए कि बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में ना आए, तभी ये स्प्रेड हो सकता है। कई बार ये बहुत सारे केसेस देखने में आए थे कि बहुत सारी जो कंपनीज थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया था इसी वजह से कि वो एड्स से अफेक्टेड थे। बहुत उनको सेपरेट कर दिया गया था, फैमिलीज में उनको सेपरेट कर दिया गया था, बट दैट वाज रॉन्ग क्योंकि उस टाइम पे उनको ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी और उनको वो नहीं दी गई। और अगर जो प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जाएं तो ये भी पर्सन सोसाइटी में एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही रह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको सोसाइटी और फैमिली से आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल सपोर्ट हमें वहाँ उनको देनी चाहिए। अब बात आ जाती है सिम्टम्स की, कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं एड्स के हैं। तो बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम माने जाते हैं एड्स के। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं कि हमारी सेल्स में किस तरह से एंट्री होती है HIV की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ HIV इनटू द बॉडी। दोनों तरह से किस तरह से वो एंटर करता है, एक अवेयरनेस की फॉर्म में और फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से एंटर करता है ताकि हमें पता चले कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक क्यों हो जाता है। तो ये सबसे पहले जो है कहाँ एंटर करेगा, फर्स्टली इट एंटर मैक्रोफेज। सबसे पहले ये मैक्रोफेज में एंटर करेगा। मैक्रोफेजेस हमें पता है कि ये हमारी इनेट इम्यूनिटी को बनाती हैं। तो सबसे पहले ये मैक्रोफेज में एंटर करेगा, उसके बाद इसका जो RNA और कैप्सिड है ये उसके साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा तो वहाँ पे ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कहाँ पे हो रहा है ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहली इसकी एंट्री होती है मैक्रोफेज में। बहुत बार MCQ में भी आता है आपको कि कहाँ पे एंटर करेगा। तो फिर या ये क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इंटू DNA, फॉर्मेशन ऑफ DNA ओवर RNA, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्यों करता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि
क्योंकि अगर इसने अपने और आरएनए पार्टिकल्स बनाने हैं, अपने और आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना है, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन जो है करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए होती है और मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए। तो डीएनए के साथ आरएनए बाइंड नहीं कर सकता। तो डीएनए के साथ डीएनए ही बाइंड कर सकता है, इसलिए ये पहले आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करता है। अब जब वायरल डीएनए बन जाता है तो ये वायरल डीएनए इट विल ज्वाइन विद न्यूक्लियर डीएनए। ये न्यूक्लियर डीएनए के साथ ज्वाइन कर देगा किसके? मैक्रोफेज के, बाय एंटरिंग इनटू न्यूक्लियस। नाउ दिस वायरल आरएनए, अब जो ये डीएनए एंटर कर गया था, जो ये डीएनए जो है मैक्रोफेज के डीएनए के साथ ज्वाइन कर गया, अब ये वहां पे ट्रांसक्रिप्शन करेगा और वायरल आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। किसकी हेल्प से? क्योंकि जो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर एक सेल में होती है। तो यहाँ पे भी जब वायरस का डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा तो इसमें भी वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो वो आरएनए कौन सा बनेगा? जो वायरल डीएनए के ऊपर बनेगा वो वायरल आरएनए होगा। तो वायरल आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर ये वहां से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से जो कुछ पार्ट जो है आरएनए का था उससे प्रोटीन बन जाता है और दैट इज फॉर्म्ड अराउंड, जो आरएनए के चारों तरफ उसको कवर कर लेता है। अब ये वायरस एग्जिट कर जाएगा उस सेल को और दूसरी सेल्स में एंटर कर जाएगा और अपना नंबर बढ़ाता रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक इमेज जो है मैं दिखा रही हूँ, दैट इज ऑफ एचआईवी वायरस। तो ये एचआईवी वायरस है, सबसे बाहर इसका एनवेल्प होता है, ये रेड कलर का एनवेल्प है और उसके अंदर ये लाइट जो है क्रीम कलर का आप देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द इनर लेयर ऑफ एनवेल्प। तो ये पूरा का पूरा एनवेल्प है। यहाँ आपको पर्पल कलर का जो दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज कैप्सिड। मैं स्ट्रक्चर जो है वायरल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वहाँ पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं इनके कंपोनेंट की। तो ये है कैप्सिड और सबसे अंदर जो कॉइल्ड फॉर्म में येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है दैट इज आरएनए। तो यहाँ पे ये है इसका आरएनए और इसके अलावा आपको दिखाई दे रहे हैं एचआईवी एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं? इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ पे ये रोल प्ले करते हैं। और सबसे आउटर मोस्ट पे जो ये प्रोट्रूड करते हैं कंपोनेंट, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, मीन्स कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन दोनों मिलके ये बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स ऑन द एनवेल्प, जो एनवेल्प की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो था एचआईवी जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब आपको इस इमेज के थ्रू मैं बताऊंगी किस तरह से जो वायरस है वो एंट्री करता है। तो ये है एचआईवी। इसमें आपको कुछ टर्म्स दी हैं जो आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, वो आपको वन बाय वन मैं बताऊंगी क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में आता है तो आपको याद रहेगा। तो एचआईवी, एचआईवी के सबसे बाहर आपको पता है क्या है? एनवेल्प है। तो जब ये इन्फेक्ट करेगा तो एनवेल्प एंटर नहीं करेगा, सिर्फ जो कैप्सिड होता है वही एंटर करेगा। तो यहाँ पे आपको कैप्सिड नहीं दिखाया गया है, सिर्फ क्या दिखाया है? वायरल आरएनए। एक्स मीन वायरल आरएनए। अब वायरल आरएनए से क्या बनेगा? वायरल डीएनए। तो वायरल डीएनए किस प्रोसेस के थ्रू बना? बी प्रोसेस क्या थी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई यहाँ पे और फिर क्या बन गया? डीएनए। अब ये डीएनए देखो कहाँ पे एंटर कर रहा है? इनटू द न्यूक्लियस ऑफ मैक्रोफेज। आप यहाँ पे होस्ट सेल डी दे रखी है, डी की जगह पे क्या आ जाएगा? मैक्रोफेज। ठीक है, ये मैक्रोफेज के अंदर उसके डीएनए के साथ बाउंड हो गया। डीएनए के साथ बाउंड होके इसने न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल के डीएनए से और जो वहाँ पे वायरल का डीएनए ज्वाइन कर गया था वायरस का, उससे आरएनए की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ आरएनए बन गया और कुछ पार्ट ने प्रोटीन्स बना दिए जिन्होंने इसको कवर कर लिया। अब ये इसने इस सेल को एग्जिट कर दिया
और अदर सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए बाहर चला जाता है। नॉर्मली ये मैक्रोफेज बर्स्ट नहीं होती हैं, मैक्रोफेजेस में से क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल जो है होते हैं तो ये बाहर निकल आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट फेज देखते हैं, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज माना जाता है इसके इन्फेक्शन का। अब यहाँ पे देखें, जो मैक्रोफेज है इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। फैक्ट्री इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर्स में जो है एचआईवी वायरसेस जो है वो बनते हैं। अब इसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि मैक्रोफेज के बाद कहाँ एंट्री होगी, इनटू द टी हेल्पर सेल वेयर इट रेप्लिकेट्स एंड डिस्ट्रॉय द हेल्पर सेल्स। अब ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो टू नो अबाउट द इट्स एक्चुअल मीनिंग, इम्यूनोडेफिशिएंसी, हाउ इट वीकन्स आवर इम्यून सिस्टम। उसके बाद ये टी हेल्पर सेल्स में एंटर करेगा। टी हेल्पर सेल्स का क्या फंक्शन होता है मैं दोबारा रिमाइंड करवाऊंगी आपको, लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं डिटेल में। टी हेल्पर सेल्स दे stimulate both antibody mediated system and cell mediated immune system, mean T lymphocytes and B lymphocyte दोनों को ये स्टिमुलेट करता है टू डिवाइड एंड कंट्रोल द इन्फेक्शन। लेकिन ये इसी टी हेल्पर सेल में एंटर करेगा, रेप्लिकेट करेगा और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इनको भी ये अपनी रेप्लिकेशन के लिए, अपनी डिवीजन के लिए यूज करता है और उसके बाद इनको डिस्ट्रॉय करता है। तो जितनी ज़्यादा टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय होती जाती हैं तो हमारे दोनों सिस्टम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स मीन AMIS एंड CMIS, और हम कह सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों की दोनों वर्क नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको स्टिमुलेट करने वाले फैक्टर ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन वाली सेल्स हैं वही खत्म होती जा रही हैं, तो इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पा रही इम्यून सिस्टम तक, और धीरे 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 हमारा जैसे जैसे ये सेल्स खत्म होती रहेंगी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता रहेगा। क्योंकि सेल्स डिवाइड ही नहीं करेंगी, कोई मेमोरी सेल्स ही नहीं बनेगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स के ऊपर ही वर्क करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। एज द टी हेल्पर सेल्स आर कम्युनिकेटिंग सिस्टम, ये हमारी कम्युनिकेटिंग सिस्टम है टू डेवलप द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डेवलप करने में, तो ये खत्म होती हैं तो इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। मैनी अदर पैथोजन, अब जब हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया तो बाकी डिजीजेस, अब देखो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो HIV है ये सिर्फ एक ही काम कर रहा है हमारी बॉडी में, टू वीक आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारी इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। इसके अलावा ये किसी भी और ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है। बट इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बाकी डिजीजेस जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं होनी, जैसे कि बहुत सारे पैथोजन अटैक कर देते हैं लाइक माइकोबैक्टीरियम, टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ये ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स जो हैं ये सारे के सारे बॉडी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है जिसकी वजह से वो बहुत छोटे इन्फेक्शन से भी फाइट नहीं कर पाती है और धीरे धीरे पर्सन बहुत ही वीक होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शंस जो है क्योर ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो उससे फाइट करने वाला सिस्टम है वो सिस्टम ही वीक हो चुका है, तो इन इन्फेक्शंस की वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है और वीक हो जाता है और उसकी वजह से जो बॉडी जो है उसमें वीकनेस आ जाती है और ये जो इन्फेक्शंस है ये क्योर ही नहीं हो पाते हैं और अल्टीमेटली दे लीड टू डेथ। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाए कि किसी पर्सन को, डायग्नोसिस मीन कैसे पता लगाया जाए कि किसी कोई भी पर्सन जो है वो HIV पॉजिटिव है। तो एक टेस्ट है यहाँ पे, आप इसका नाम याद रखेंगे और फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, दैट इज एलिसा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट भी कहा जाता है, एलिजा टेस्ट भी कहा जाता है। द फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, यहाँ पे आपकी इसकी कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है आपको NCERT में, तो मैंने आपको इसमें सिर्फ इसका नाम ही यहाँ पे दिया है,
अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। तो ट्रीटमेंट की हम बात करें कैसे, तो इसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो रिट्रोवायरल ड्रग्स के थ्रू होता है। एजुवुडिन एक ड्रग है जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं लाइफ स्पैन को, बट कांट प्रिवेंट डेथ, दैट इज श्योर बिकॉज ऑफ वीक इम्यून सिस्टम। हाउ कैन वी प्रिवेंट नाउ, देयर इज द मेन क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिवेंट एड्स। तो प्रिवेंशन इज द ओनली सोल्यूशन। यहाँ पे एक टर्म दी जाती है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सेंटेंस है। मीन्स इग्नोरेंस की वजह से किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा फैक्टर होता है इग्नोरेंस, आपने इग्नोर कर दिया किसी चीज को, उसकी वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए। इग्नोरेंस मीन जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाएं तो अगर वहाँ पे पुअर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर चेकअप ना हो कि पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, तो ये इग्नोरेंस भी डेथ का कॉज हो सकती है। एंड मदर टू बेबी, अगर ये इग्नोर कर दिया जाए कि मदर को एड्स है और बेबी को नहीं होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं उसके बेबी में पहुँचने के, तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए। तो इसीलिए लाइन ये दी गई है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। नाउ नेक्स्ट इज अवेयरनेस। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अवेयरनेस ने। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नाको है, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड बहुत सारी एनजीओज हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लोगों को अवेयर किया है थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। जो है इन्होंने लोगों को अवेयर किया, जिसकी वजह से एड्स जो है बहुत, इसका रेट जो है अब कम हो चुका है। अब प्रिवेंशन की हम बात करते हैं कि कैसे प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले एचआईवी सेफ ब्लड, जो भी ब्लड डोनेट किया जाए दैट शुड बी सेफ फ्रॉम एचआईवी। नेक्स्ट, यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स। पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जो है डिस्पोजेबल सिरिंजेस और नीडल्स का यूज़ होना चाहिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ताकि ये जो है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड ना हो पाए। कंट्रोल ड्रग एब्यूज़, आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ नीडल्स के थ्रू भी ये हो सकता है। नेक्स्ट, सेफ सेक्स, देयर शुड नॉट बी मल्टीपल पार्टनर्स। नेक्स्ट, रेगुलर चेकअप्स ऑफ एचआईवी, जो है जो एचआईवी पॉजिटिव पर्सन्स हैं उनके रेगुलर चेकअप होने चाहिए, ताकि उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सके। यहाँ पे कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। इन्फेक्शन शुड नॉट बी हिडन, इट कैन बी स्प्रेड, इट कैन स्प्रेड। मीन्स ये अगर किसी को पर्सन को ये पता चल जाता है दैट ही और शी इज एचआईवी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी हिडन, ये हिडन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो बाकी लोगों में भी स्प्रेड हो सकता है। Help and sympathy for infected persons should be there, so that they can live their life normally. हाउ इट कैन बी, अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। दो चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से इसको टैकल किया जा सकता है। फर्स्ट, सोसाइटी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, हमें हेल्प करनी चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन की। तो सोसाइटी अगर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं वो एक नॉर्मल जो लाइफ है वो जी सकते हैं। दूसरा है मेडिकल फ्रेटर्निटी टुगेदर। अब ऐसा ही नहीं, उनको आप सिर्फ हेल्प ही नहीं करोगे, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको साथ में अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर होने चाहिए, ताकि उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ सके, उनकी लॉन्गेविटी जो है इंक्रीज कर पाए। तो ये तो था किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आज हमने देखा कि किस तरह से जो एचआईवी है उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से वो स्प्रेड होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, इम्यून सिस्टम को कैसे वीक करता है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी हाउ टू प्रिवेंट एड्स, दैट इज यूज ऑफ कॉन्डम्स रिड्यूस रिस्क ऑफ एड्स, usage of used avoid usage of used needles and drugs. Next, intake of nutritious food help boost immunity. Avoid breastfeeding by mothers who are infected. Avoid intercourse with multiple partners, sex workers, and addicted drug users.
तो ये तो वो मेथड्स थे जिनके थ्रू जो है प्रिवेंट किया जा सकता है एड्स को। तो इस वीडियो में हमने जो एड्स है उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।